हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का विजडम IQ 247 की डेली रोज करंट अफेयर्स क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज है 4 अगस्त। 4 अगस्त का करंट अफेयर्स काफी महत्वपूर्ण है। आज हम चर्चा करेंगे कुछ नियुक्तियों की और इसके साथ ही हम देखेंगे कॉमनवेल्थ जो गेम है, ये कॉमनवेल्थ गेम हुआ है और भारत के लिए क्या विशेष है कॉमनवेल्थ गेम में। इसके अलावा और भी कई महत्वपूर्ण न्यूज हैं, उनके बारे में भी चर्चा करते हुए चलेंगे और साथ ही ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों को भी हम देखते हैं। ये जो है आपके यूपीपीसीएस, यूपीएससी पैट, बीपीएससी, आरएएस, यूकेपीसीएस ऐसी ही अन्य परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं आज क्या है हमारी करंट अफेयर्स की न्यूज में। सबसे पहले अगर हम देखें तो भारत ने ईरान में नए राजदूत के रूप में विश्वेश नेगी की नियुक्ति की है। ये जो है 2002 बैच के आईएफएस अधिकारी हैं और इनको कहाँ में नियुक्त किया है? ईरान में नियुक्त किया है। ईरान के राजदूत बनाया गया है इनको। और नियुक्ति की घोषणा जो है किसने की है? विदेश मंत्रालय के द्वारा की गई है। भारत ईरान संबंध जो है ऊर्जा, सुरक्षा, चाबहार बंदरगाह तथा अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे यानी कि स्टैक के कारण रणनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण है। ईरान की राजधानी पूछ लिया जाएगा तो ये है तेहरान, क्योंकि ईरान जो है इस समय काफी चर्चा में है। इससे संबंधित हम जो है एक वीडियो लेकर आएंगे। ईरान, इजराइल और जो है गाजा इसके बारे में अच्छे से हम डिटेल में चर्चा करेंगे और उसके साथ ही अमेरिका की जो भूमिका है उसमें भी हम चर्चा करेंगे, ताकि आपके जो इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं वो सारे कवर हो सके। मुद्रा अगर ईरान की बात करें तो ईरानी रियाल है। चाबहार जो बंदरगाह है ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है और भारत इसको डेवलप कर रहा है और डेवलप भी किया है। अगला देखते हैं, प्रश्न क्या है कि विश्वेश नेगी को भारत का अगला राजदूत किस देश में नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है ईरान में। अगली न्यूज देखते हैं, ब्लूमबर्ग ग्लोबल एग्रीगेट इंडेक्स में भारतीय सरकारी बॉन्ड को शामिल करने का निर्णय टाल दिया गया है। तो इसमें क्या हुआ है कि भारतीय जो सरकारी बॉन्ड है यानी कि गवर्नमेंट बॉन्ड है, ग्लोबल एग्रीगेट इंडेक्स में शामिल करने का निर्णय जो है टाल दिया है। इस निर्णय से भारतीय बॉन्ड बाजार की धारणा को प्रभावित हुई है और इसके साथ ही विदेशी निवेशकों का ध्यान जो है अब आरबीआई की मौद्रिक नीति, रुपए की चाल और वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों पर है। जो भारत में निवेश करने वाले हैं यानी कि इन्वेस्ट करने वाले हैं, अब वह जो है आरबीआई का ये देखना चाहते हैं कि आरबीआई क्या निर्णय लेती है, किस तरह से आगे का प्रारूप तैयार करती है, उसके बाद ही इन्वेस्ट किया जाएगा। विश्लेषकों के अनुसार बॉन्ड जो है प्रतिफल पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और भारत में सरकारी प्रतिभूतियों का जो है प्रबंधन कौन करता है? आरबीआई करता है और सरकारी बॉन्ड भारत सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं। प्रश्न देख लेते हैं कि भारतीय सरकारी प्रतिभूतियों के प्रबंधन का प्रमुख दायित्व किस संस्था का है? तो ये है आरबीआई का। अगला है कि अनीश कुमार परमाणु ऊर्जा विभाग में संयुक्त सचिव नियुक्त हुए हैं। तो ये अगर हम देखें तो ये भारतीय रेलवे सेवा यानी कि IRSE 2002 बैच के अधिकारी हैं और इनको जो है ऊर्जा विभाग यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में संयुक्त सचिव यानी कि ज्वाइंट सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है। ये नियुक्ति केंद्रीय प्रतिनियुक्ति यानी कि सेंट्रल डिप्यूटेशन के आधार पर की गई है। परमाणु ऊर्जा विभाग भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम, अनुसंधान एवं रणनीतिक परियोजनाओं का प्रमुख विभाग है। परमाणु ऊर्जा विभाग DAE की स्थापना कब हुई थी? 3 अगस्त 1954 को, आपको याद रखना है। इसको शायद मुझे देखना पड़ेगा 1952 है या 54 है, तो मैं कल जो है इसको अपडेट कर दूंगा। ये विभाग प्रधानमंत्री के प्रत्यक्ष नियंत्रण में कार्य करता है। मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। इसका प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है कि परमाणु ऊर्जा विभाग यानी कि DAE किसके प्रत्यक्ष नियंत्रण में कार्य करता है? तो ये किसके नियंत्रण में करता है? प्रधानमंत्री के नियंत्रण में करता है। अगली न्यूज देख लेते हैं, भारत में डिजिटल जनगणना सेंसस 2027 की तैयारियां जारी हैं। तो इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उनको हम जो है कवर करेंगे। तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही अन्य वीडियो के लिए, क्योंकि ये जो चैनल है आपको कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो अब देखते हैं कि 2027 की जनगणना है उसके बारे में कि भारत की ये कौन सी जनगणना है? 16वीं जनगणना है। और अगर हम देखें तो इसमें गृह सूचीकरण एवं आवास गणना यानी कि हाउस लिस्टिंग एंड हाउस सेंसन का चरण जो है 2026 में जारी है। और डिजिटल इसमें क्या होगा? डिजिटल डाटा कलेक्शन और सेल्फ इनोमरेशन जैसी ये गणना है। और अगर हम बात करें तो ये ऐसी कैसी गणना है? पहली जनगणना है जिसमें डिजिटल डाटा संग्रह किया जाएगा और सेल्फ इनोमरेशन लाया गया है। तो ये पहली जनगणना यानी कि पहली बार इन चीजों को लाया गया है। जनगणना का जो दूसरा चरण है वह क्या है? पॉपुलेशन इम्यूरेशन यानी कि 2027 में प्रस्तावित है। अगर हम बात करें तो पहले चरण में क्या किया गया है? पहले चरण में सिर्फ हाउस लिस्टिंग की गई है। पहले चरण में हाउस लिस्टिंग की गई है और दूसरे चरण में क्या होगा? पॉपुलेशन का जो डाटा है वह कलेक्ट किया जाएगा। तो दूसरे में डाटा कलेक्ट किया जाएगा किसका? पॉपुलेशन का। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कुछ फैक्ट हैं इंपोर्टेंट, उनको देख लेते हैं कि भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? 1872 में हुई। और ये किसके समय में हुई थी? लॉर्ड मेयो के समय में। पहली नियमित जनगणना कब हुई? 1881 में हुई। और ये किसके समय में हुई? लॉर्ड रिपन के काल में हुई। भारत में जनगणना कराने वाली संस्था कौन है? रजिस्ट्रार जनरल सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया
जनगणना का आधार क्या है? जनगणना अधिनियम 1948 जो है जनगणना का आधार है। प्रश्न देख लेते हैं कि भारत में पहली नियमित यानी कि रेगुलर जनगणना कब आयोजित की गई? तो ये कब की गई? 1881 में। किसके समय में? लॉर्ड रिपन के समय में। एक प्रश्न और है 2027 का कि जो जनगणना 2027 है इसका लोगों से भी प्रश्न पूछा जाता है। तो इसका शुभंकर एक प्रगति और मैस्कॉट यानी मैस्कॉट जो है विकास बनाया गया है। एक मैस्कॉट प्रगति है और दूसरा जो है मैस्कॉट विकास है। तो ये आपको याद रखना है, यानी कि प्रगति और विकास जो है इसके मैस्कॉट हैं। चलिए आगे देखते हैं कि नीति आयोग की रिपोर्ट सरकारी विद्यालयों में नामांकन में गिरावट। नीति आयोग ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें बताया है कि सरकारी जो विद्यालय हैं उनमें के नामांकन में इस समय गिरावट देखी जा रही है। तो नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार कि पिछले एक दशक में लगभग 94,000 सरकारी विद्यालय बंद हो चुके हैं। इस अवधि में सरकारी विद्यालयों में 2.26 करोड़ विद्यार्थियों के नामांकन में कमी दर्ज की गई है। रिपोर्ट में शिक्षा तक समान पहुंच यानी कि गुणवत्ता और इसके अलावा राइट टू एजुकेशन के प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष बल दिया गया है। शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची का विषय है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE एक्ट राइट टू एजुकेशन जो है 2009 में पारित किया गया था। RTE के अनुसार 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाती है। आपको बताना है कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं ये संविधान के जो है कौन से अनुच्छेद में हैं, इसके बारे में वर्णन किया गया है। 2 अनुच्छेद हैं जिसमें वर्णन किया गया है और जो है किसमें किया गया है वो भी आपको बताना है, जैसे कि मूल अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट और इसके अलावा मूल कर्तव्य या फिर ऐसे ही कोई और जगह पर जहां पर चर्चा की गई हो। चलिए आगे देखते हैं इसका प्रश्न कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम राइट टू एजुकेशन एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था? 2009 में। नीति आयोग से समझ लीजिए कि नीति आयोग जो है इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री यानी कि मोदी जी हैं। उपाध्यक्ष श्री अशोक कुमार लाहिड़ी हैं। अगला देखते हैं कॉमनवेल्थ गेम, काफी इंपोर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न जो है आपसे पूछा जा सकता है। कॉमनवेल्थ से कोई भी क्वेश्चन जो है आपको नहीं छोड़ना है। यहाँ पर हम स्पेशल आपके लिए कॉमनवेल्थ से संबंधित कुछ पॉइंट लेकर आए हैं। इसके अलग से जो है क्वेश्चन की एक वीडियो यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन होंगे उनकी हम जो है वीडियो लेकर आएंगे, ठीक है। तो उसमें जो है हम आपको अच्छे से चर्चा कर लेंगे इनके ऑब्जेक्टिव टाइप की, उनको अलग से चर्चा करेंगे। यहाँ हम सिर्फ पॉइंट देखेंगे कि जो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 ये कहाँ हुए हैं? स्कॉटलैंड के ग्लासगो में। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में, ये सबसे पहले आपको ये याद रखना है। संस्करण कौन सा है? 23वां संस्करण था। और आयोजन कब से कब हुआ है? ये 23 जुलाई से 2 अगस्त 2026 तक इसका आयोजन किया गया है। और कहाँ हुआ है? मैंने अभी आपको बताया है, ग्लासगो के स्कॉटलैंड के ग्लासगो में। आयोजक संस्था क्या है? कॉमनवेल्थ स्पोर्ट, इसका पहले क्या नाम था? कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन। और महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको भी देख लेते हैं। ग्लासगो को मेजबानी क्यों मिली है? ये सबसे बड़ा प्रश्न है कि इसको मेजबानी नहीं मिली थी, तो ये किसको मिलनी थी? विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया को मिलनी थी। लेकिन अत्यधिक लागत के कारण जो है विक्टोरिया ने इसकी मेजबानी को छोड़ दिया था। इसके बाद जो है ग्लासगो में कम लागत वाले मॉडल के साथ मेजबानी स्वीकार की गई और 2026 के संस्करण को कॉस्ट इफेक्टिव कॉमनवेल्थ गेम मॉडल कहा गया है। लेकिन इसमें क्या किया गया है? कुछ गेमों को कम किया गया है इसी कारण कि वित्तीय लागत जो है कम खर्च हो। तो केवल कितने गेम शामिल किए गए हैं? 10। कई लोकप्रिय खेल जिसमें हटा दिए गए और हटाए गए प्रमुख खेल देख लेते हैं। क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन, रेसलिंग, शूटिंग, टेबल टेनिस और रग्बी, स्क्वाश, त्रिनाथलॉन, ट्रिएथलॉन और डाइविंग। भारत का प्रदर्शन अगर हम देखें तो भारत का प्रदर्शन जो है इस तरह से देख सकते हैं कि कुल 4th नंबर पे आया है। और इसमें अगर हम देखें तो कुल पदक कितने प्राप्त किए हैं? 39। स्वर्ण जो है 13 हैं और रजत हैं 17 और कांस्य पदक कितने हैं? 9 हैं। यहाँ पर हम जो है स्वर्ण पदक जिसने प्राप्त किए हैं उनकी एक लिस्ट आपको दे देंगे, उसको आप देख लेना। तो जो अगली वीडियो हम लेकर आएंगे कॉमनवेल्थ गेम के ऊपर, उसमें हम जो है आपको पूरी लिस्ट प्रोवाइड करा देंगे। विशेष उपलब्धियां भारत के लिए हम देख लेते हैं कि बॉक्सिंग जो है भारत का सर्वश्रेष्ठ खेल रहा है। मीराबाई चानू ने लगातार तीसरा कॉमनवेल्थ स्वर्ण जीता है। तेजस्विन शंकर ने जो है डेकाथलॉन में ऐतिहासिक पदक जीता है और गुलवीर सिंह को 2 पदक जीतने वाले भारत के पहले एकमात्र खिलाड़ी रहे हैं। ये कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट हैं, इनको तो आपको भूलना ही नहीं है। पैरा स्पोर्ट देख लेते हैं। ग्लासगो 2026 में पैरा स्पोर्ट को पूर्ण रूप से शामिल किया गया। कई खेलों में पैरा इवेंट्स आयोजित हुए हैं और यह अब तक के सबसे बड़े पैरा कार्यक्रमों में से
एक था, ये आपको याद रखना है। समापन समारोह यानी कि क्लोजिंग सेरेमनी को देख लेते हैं कि 2 अगस्त 2026 को इसका समापन हुआ। कॉमनवेल्थ गेम्स फ्लैग भारत को सौंपा गया। भारत की ओर से नीरज चोपड़ा, पीटी ऊषा तथा हर्ष संघवी जो हैं, इन्होंने हस्तांतरण को स्वीकार किया है और इसके साथ भारत आधिकारिक रूप से 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स का मेजबान बन चुका है। ये जो है आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे मैं बताऊंगा क्यों महत्वपूर्ण है। कॉमनवेल्थ गेम 2030 मेजबान कौन है? भारत। कहाँ होगा? इंडिया, गुजरात, अहमदाबाद, गुजरात में। संस्करण ये कौन सा होगा? 24वां। और ये कॉमनवेल्थ जो गेम है उसका कौन सा सेंचुरी एडिशन है, यानी कि 100वां सेंचुरी एडिशन है। 100 वर्ष जो है इसके पूरे हो रहे हैं, इसलिए ये काफी महत्वपूर्ण है। तो इंडिया से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं उन सबको आपको याद रखना है। कोई भी पॉइंट आपको स्किप नहीं करना है। यहाँ से प्रश्न आपका हर हाल में परीक्षा में बनेगा ही बनेगा। आप सिर्फ इन 2 पेजों से, एक ये और भारत ने कितने पदक जीते हैं वह, और एक ये, यहाँ से प्रश्न आपका लगभग मैक्सिमम परीक्षाओं में बनेगा। जैसे यूपी पीसीएस में भी बनने की पूरी संभावना है, इसी तरह से आरओ में, और इसी तरह से जो है और बीपीएससी में भी, और ऐसी ही जो अन्य परीक्षाएं हैं जिनमें समसामयिक महत्वपूर्ण है उनमें समय बनने की संभावना है। तो आप जो है इसको स्किप नहीं कर सकते हैं, स्किप नहीं कर सकते हैं। भारत दूसरी बार जो है कॉमनवेल्थ गेम की मेजबानी करेगा। पहली बार इसने कब की थी? 2010 में, और ये कहाँ की गई थी? दिल्ली में। 2030 में संभावित जो है नए खेल इनको जोड़ने की बात की गई है। तो भारत ने पारंपरिक भारतीय खेलों को शामिल करने की इच्छा जो है व्यक्त की है इसमें। ये कौन से हैं? कबड्डी, खो खो, योगा और मल्लखम्ब। अंतिम खेल जो सूची है वो कॉमनवेल्थ स्पोर्ट और मेजबान के निर्णय के बाद ही तय होती है, लेकिन भारत ने अपनी इच्छा जो है व्यक्त की है। कुछ कॉमनवेल्थ से संबंधित महत्वपूर्ण वन लाइनर हैं, उनको देख लीजिए। कॉमनवेल्थ गेम 2026 होस्ट ग्लासगो, नेक्स्ट होस्ट अहमदाबाद, गुजरात, इंडिया। इंडिया की रैंक 4 है। इंडिया ने मेडल जीते हैं टोटल 39। इंडियाज बेस्ट स्पोर्ट बॉक्सिंग। ओपनिंग जो है 23 जुलाई 2026 को, क्लोजिंग 2 अगस्त 2026। 2030वां एडिशन जो है सेंचुरी कॉमनवेल्थ गेम्स हैं, और ये कहाँ होंगे? इंडिया में होंगे। फ्लैग रिसीव बाई नीरज चोपड़ा और पीटी ऊषा। 2010 होस्ट न्यू दिल्ली। 2030 जो है होस्ट किसने किया है? अहमदाबाद करेगा। स्पोर्ट इन ग्लासगो 2026 10 खेल थे। लार्जेस्ट पैरा प्रोग्राम जो है ग्लासगो में हुआ है। लार्जेस्ट पैरा जो प्रोग्राम है वह कहाँ हुआ है? ग्लासगो में हुआ है। तो ये सारे महत्वपूर्ण तथ्य हैं, वन लाइनर हैं, इनको आप लिख लीजिए, याद कर लीजिए अच्छे से। प्रश्न देख लेते हैं कि ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के समापन समारोह में कॉमनवेल्थ गेम्स फ्लैग भारत की ओर से किन किन प्रमुख प्रतिनिधियों ने ग्रहण किया है? तो ये किसने किया है? नीरज चोपड़ा ने और पीटी ऊषा ने। नीरज चोपड़ा और पीटी ऊषा ने, यानी कि ऑप्शन बी सही है। तो इस तरह से जो है आज की हमारी करंट अफेयर समाप्त होती है। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी है आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। साथ ही जो है आप जो है वीडियो को लाइक कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन प्राप्त होता रहे। ऐसी ही अन्य वीडियो